नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस सेशन में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया गया था। उसी को मैं रिकैप करता हूँ। एटम्स की बात करता हूँ तो डाल्टन साहब ने इसको पहले भी डिफाइन किया था कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है। इसके बारे में मैं और बात करूंगा आगे। बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन किया गया? मॉलिक्यूल्स भी स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का जो कि स्टेबल और इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का जो कि स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। बात करते हैं अगर दोनों के रिलेशन की, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंपाउंड या एलिमेंट्स की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। कंपाउंड या एलिमेंट्स की। और जो एटम्स होता है, एटम, वो मॉलिक्यूल की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसमें रिलेशन को समझिए। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है मॉलिक्यूल की, और मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की या फिर कंपाउंड की। इसको या फिर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटम्स आर components of molecules and molecules are component of element और कंपाउंड्स। अब बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला का मतलब यहां पर क्या हुआ? फॉर्मूला एक्चुअल में एक केमिकल सिंबल है। बेसिकली एक सिंबल है जिसका इस्तेमाल हम नोटेशन के लिए करते हैं किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड की। बात को समझिएगा। फॉर्मूले का मतलब है वो एक सिंबल है, एक केमिकल सिंबल है जिसका इस्तेमाल, वो नोटेशन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो O, नाइट्रोजन को N, फ्लोरीन को F, क्लोरीन को Cl, हाइड्रोजन H, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक एटसेट्रा। अब बात अगर हम फॉर्मूले की करते हैं तो अब हम बात करते हैं कैटायंस की। कैटायंस क्या होता है? कैटायंस पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं जो कि मेनली मेटल्स द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। एनायंस नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं जो कि मेनली नॉन मेटल्स द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। कैटायंस के एग्जांपल की मैं बात करता हूं। Fe2+, Fe3+, K+, Ca2+, एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ।
Cl माइनस, F माइनस, I माइनस, एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के एनायंस या कैटायंस होते हैं। तो एक होते हैं मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट एंड सो ऑन। मोनोवैलेंट क्या होता है? मोनोवैलेंट आयंस वो होते हैं जिनके ऊपर प्लस या माइनस 1 चार्ज होता है। एग्जाम्पल में Cl माइनस, F माइनस, पोटेशियम प्लस, लिथियम प्लस, एक्सेट्रा। डाइवैलेंट क्या होते हैं? जिनके ऊपर प्लस या माइनस 2 चार्ज होता है, जैसे कि Ca2 प्लस, FeCN6 4 माइनस, Fe2 प्लस। देखिए इस कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं, बेसिकली ये जो है ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है या फिर उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। इसके ऊपर आयरन के ऊपर +2 चार्ज है। इस केस में इसके फॉर्मेशन, इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में, डी ब्लॉक के बाद। ट्राइवैलेंट कैटायंस को भी या आयंस को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जिनके ऊपर प्लस या माइनस 3 चार्ज हो। इसके केस में भी आप एग्जांपल ले सकते हैं FeCN6 3 माइनस, यहाँ पर आयरन +3 के फॉर्म में। चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में। दोस्तों देखिए मैंने कुछ केमिकल नेम और कॉमन नेम कुछ कंपाउंड्स के लिखे हैं। तो पहले मैंने एग्जांपल लिया है टेल का, टेट्राइथाइल लेड PbC2H5 4। दोस्तों ये चारों जो एग्जांपल लिए इनको लेने का एक स्पेसिफिक रीजन है। अब रीजन क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पहला कंपाउंड है टेल के बारे में बताता हूँ आपको। ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करता है। यूपीटीयू में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी नॉकिंग एजेंट। ऑप्शन था, लोग समझ नहीं पाए, लेकिन ऑप्शन का आंसर था टेल। इस क्वेश्चन इसको आप याद रखेंगे। सेकंड है ओलियम। ओलियम को सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि इसी को हम डाइल्यूट करके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा आपसे पी ब्लॉक में। उसके बाद है फॉर्जीन। फॉर्जीन का केमिकल नेम है कार्बोनिल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है CuCl2। CuCl2 ये एक पॉइजनस गैस है। इसका इस्तेमाल केमिकल वेपन के रूप में भी होता है। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इससे एक सिमिलर गैस होती है ये फॉर्जीन है, वो होती है फॉस्फीन PH3। ये एक केमिकल वेपन है। इसका इस्तेमाल केमिकल वेपन के रूप में किया जाता है। जब इसे आप इनहेल कर लेते हैं तो ये करता क्या है कि आपके लंग्स में जाने के बाद वहाँ पर कफ बनाना चालू करता है और इनहेलिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और फाइनली जो आदमी होता है वो डाई कर जाता है। शुगर का केमिकल नेम है सुक्रोज। केमिकल फॉर्मूला होता है ये एक एक्सेप्शन भी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, जहाँ पर वो बोलते थे कि हमेशा कंपाउंड्स जो होते हैं वो सिंपलर रेशियो में कंबाइन करते हैं। उसमें मैंने ये एग्जांपल देके आपको समझाया था
यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है वो एक सिंपलर वन नहीं, एक कॉम्प्लेक्स रेशियो है। अगला टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ एटम। एटॉमिक मतलब मास ऑफ एटम। लेकिन बात हुई कि मास ऑफ एटम जो है कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसकी हिस्ट्री बताता हूं आपको कि मास ऑफ एटम को कैलकुलेट करने के लिए इनिशियली पहले हाइड्रोजन एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता था। हाइड्रोजन एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए किसी भी दूसरे एलिमेंट का मास कैलकुलेट किया जाता था। इसका मास बाय एजम्पशन 1 मान लिया गया, कंपैरेटिवली अदर एलिमेंट्स का मास निकाला गया। बाद में यही काम किया जाता था ऑक्सीजन की मदद से, और फाइनली अब हम लोग कार्बन एटम का यूज़ करते हैं किसी भी मास ऑफ अदर एलिमेंट निकालने के लिए। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, लेकिन हम लोग C12 का इस्तेमाल करते हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट का मास कैलकुलेट करने के लिए। मास ऑफ एलिमेंट की क्या मास ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट की क्या डेफिनेशन है मैं बताता हूँ आपको। मास ऑफ एटम या फिर उसका एटॉमिक मास, उसको डिफाइन किया गया है कि एक रेशियो है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो एटॉमिक मास की ये डेफिनेशन है, इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब मैं डिफाइन करता हूं 1 AMU। AMU का फुल फॉर्म हुआ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन का जो वैल्यू होता है, यहां मैं लिख देता हूं नीचे, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 जो होता है वो आपका होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻26 kg। और 1 AMU क्या होगा, ये 1/99 इंटू 10⁻⁻26/12, इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg आता है। इसी को हम डिफाइन करते हैं 1 AMU। दोस्तों नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स आइसोटोप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आइसोटोप्स का रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे हम जानते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 होता है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। परसेंटेज अब्यूजेंस का रेशियो 3:1 होता है, यानी कि 75% प्रेजेंट होता है और ये 25% प्रेजेंट होता है। एवरेज एटॉमिक मास को निकालने के लिए एवरेज एटॉमिक मास का जो वैल्यू होता है वो समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस अपॉन 100 इनटू एटॉमिक मास। इसको एग्जांपल से समझते हैं।
क्लोरीन का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है 75% प्रेजेंट है, तो 75 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 35 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 37, इसको निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका 35.5। ये हो गया उसका एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन एटम का। एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर दो क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेचुरली अकरिंग नियॉन कंसिस्ट ऑफ 3 आइसोटोप नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। देयर परसेंटेज अबंडेंस आर 90.51, 0.27, 9.22 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, उसी पे हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। एवरेज एटॉमिक मास will be equal to 90.51 upon 100 into 20 plus 0.27 upon 100 into 22 plus 9.22 upon 100 into, सॉरी यहाँ 21 होगा इंटू 22। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 20.1 AM। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कार्बन अकर्स इन नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन 12, कार्बन 13। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज दिस मच। व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 इन नेचर। इसमें आपको एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है और परसेंटेज अबंडेंस पूछा है। तो कार्बन 12 की परसेंटेज अबंडेंस को आप x मान लेंगे, तो कार्बन 13 की परसेंटेज अबंडेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 100 माइनस x। अब इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग और एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्मूला में रखेंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन 100 इंटू 12 प्लस 100 माइनस x अपॉन 100 इंटू 13 will be equal to 12.01। तो ऐसा इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12x प्लस 1300 माइनस 13x और ये आपका हो जाएगा 01.1। यहाँ x को इधर ले जाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 98.9%, यानी कि इतने परसेंटेज में अमाउंट में C12 प्रेजेंट है नेचर के अंदर। दोस्तों बात करते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ? ये एटॉमिक मास जिसकी यूनिट हमें AMU में थी उसको ग्राम में लिखते हैं। मतलब जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया आपका, इसका वैल्यू हो गया 32 AMU एटॉमिक मास हो गया। इसको अगर हम ग्राम में लिखते हैं 32 ग्राम, तो ये उसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया। कैल्शियम को लें 40 ग्राम, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया। इसके अलावा नाइट्रोजन को लें तो ये उसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया। हर एलिमेंट के एटॉमिक मास में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। समझिए कि बात को ध्यान से, कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और उनका वैल्यू होता है
6.02 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, एवोगैड्रोज नंबर। इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा मैं मूल कंसेप्ट के अंदर। मूल कंसेप्ट में हम लोग इसको और ध्यान से समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि डिफरेंट एलिमेंट्स के ग्राम एटॉमिक मास में सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जिनका वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसको हम ऐसे समझे, 16 AMU मान लीजिए ये ऑक्सीजन एटम का मास है और हमें देखना है कि 16 AMU 16 ग्राम के इक्वल है कि नहीं। तो 16 AMU एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स रहेंगे। हर एटम का जो मास होगा वो हमने आपको अभी दिखाया कि 1 AMU का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 होता है और इंटू 16। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 16 आएगा और यूनिट आपकी ग्राम में होगी, यानी कि 16 AMU विल बी इक्वल टू 16 ग्राम। सिमिलरली आप अल्युमिनियम के केस में और दूसरे किसी भी एलिमेंट के केस में चेक करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इतने रख के, मास ऑफ वन एटम इतने रख के, और एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास जो होगा उसका एटॉमिक मास ओरिजिनल वहां पे यहाँ पे रख के, तो उसका वैल्यू हमेशा उतने ही वैल्यू के इक्वल आएगा मगर यूनिट में ग्राम आएगा। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन भी एटॉमिक मास की जैसी होती है। ये भी रेशियो होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन 1/12th ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। सिमिलर डेफिनेशन है एटॉमिक मास की तरह, मगर यहाँ पर ऊपर वहां पर मास ऑफ वन एटम कंसिडर किया जाता था एलिमेंट का, यहाँ पर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाएगा कार्बन 12 का। अब बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की मैं बात करता हूं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम एटॉमिक मास जैसा ही है। जो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आएगी उसको आप जब ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन के लिए आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं H2O का। आपसे पूछा जाए कि इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होगा, दो एटम्स हैं तो 2 × 1 प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 16। इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 16, सॉरी इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। जो 18 ये आएगा ये इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। इसको आप जब ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं CaCO3 का। इसको कंसीडर करते हैं तो कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक मास, कार्बन का 12 और 3 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन के यानी कि 3 × 16, ये हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, इसका वैल्यू आ जाएगा 100। तो 100 जो होगा वो होगा CaCO3 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, और इसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे 100 ग्राम, तो ये आपका हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम बात करते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस Avogadro hypothesis के अकॉर्डिंग under same condition of temperature and pressure, under same
condition of temperature and pressure, equal volumes of gases, equal volume of gases have same number of atoms, same number of atoms. तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहती है अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स. इसको और समझते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे, एनटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर जो वॉल्यूम होगा गैस का, उसके अंदर 1 मोलर मास या फिर उसका ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल मास होगा और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी संख्या कैसे डिपेंड करेंगी, किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे मूल कंसेप्ट के अंदर. अभी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को इतना ही समझिए कि अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स. एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस हैव 1 मोलर मास और ग्राम, मतलब उस गैस का जो मास होगा वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा और उसके अंदर सेम और डिफरेंट गैसेस में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे मूल कंसेप्ट के अंदर. दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही. अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूल कंसेप्ट. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. और दोस्तों आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने टेलीग्राम पे एक चैनल शुरू किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं. उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू.